क्वेश्चन है शीट नंबर 97 में, फ्रीक्वेंसी ऑफ सोनोमीटर वायर इज एफ। देखो सोनोमीटर मैंने आपको बताया था एक स्ट्रेच स्ट्रिंग वाला क्वेश्चन है सोनोमीटर का। हालांकि हमने एक्सपेरिमेंट भी किया था सोनोमीटर का, बट अगर कुछ भी समझ में ना आए तो कम से कम स्ट्रेच स्ट्रिंग का एग्जाम्पल तो आप इसमें अप्लाई कर ही सकते हो। तो एक सोनोमीटर है और सोनोमीटर वायर की जो फ्रीक्वेंसी है वो एफ है। When the weight producing the tensions are completely immersed in water। अब सोनोमीटर में क्या होता था, एक वायर है, नीचे मास लटका हुआ है, तो मास टेंशन प्रोड्यूस करता है। और सोनोमीटर का अगर डायग्राम मैं थोड़ा रिमाइंड करवाऊं तो सोनोमीटर ऐसे था, ये वायर थी सोनोमीटर की यहाँ से, और फर्दर ये पुली थी और यहाँ पर एक मास अटैच था ऐसे, और सोनोमीटर वायर में यहाँ पर लूप्स बना करती थी ऐसे। तो वो कह रहा है ये जो मास है सोनोमीटर की वायर की फ्रीक्वेंसी ना एफ थी पहले, जब सब कुछ हवा में चल रहा था, लेकिन आपने मास को किस में इमर्स कर दिया, वाटर में इमर्स कर दिया, तो फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, f/2 ऑन इमर्सिंग दी वेट्स इन अ सर्टन लिक्विड। तो वाटर में डाला तो फ्रीक्वेंसी f/2 हो गई, और किसी और थर्ड लिक्विड में डाला, नए लिक्विड में डाला तो फ्रीक्वेंसी f/3 हो गई। तो कह रहा है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द लिक्विड क्या होगी, या रिलेटिव डेंसिटी या स्पेसिफिक ग्रेविटी एक ही बात है, ये आपको बताना है। तो बेसिकली इसमें तीन केस हो गए, एक फ्रीक्वेंसी f है, एक फ्रीक्वेंसी f/2 है, और एक फ्रीक्वेंसी f/3 है। तो अगर हम फर्स्ट केस बनाएं, फॉर्मूला कौन सा यूज करना है स्ट्रेच स्ट्रिंग का। स्ट्रेच स्ट्रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, f का 1/2L अंडर रूट ऑफ म्यू बाई जो t बाई म्यू, म्यू का मतलब मास पर यूनिट लेंथ। अब टेंशन क्या होगी, वेट ऑफ दी जो मास अटैच्ड है, तो यहाँ पर mg, ये फॉर्मूला है। तो शुरू करें, आपका केस नंबर 1 क्या है। केस नंबर 1 है, फ्रीक्वेंसी कितनी है f और वेट कितना है mg। यहां से स्क्वेयरिंग कर लिया, ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। चलो नहीं भी किया तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई। दूसरे केस में क्योंकि आपने इस फैक्टर को चेंज किया तो आपकी फ्रीक्वेंसी में अफेक्ट आ गया, तो mg में से क्या माइनस किया, क्योंकि आपने इस मास को किस में डाला, वाटर में डाला, तो आपका वेट रिड्यूस हो जाएगा और अपथ्रस्ट उसके ऊपर काम करेगा। और अपथ्रस्ट की वैल्यू क्या होती है, v rho g, लेकिन अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसकी, क्योंकि लिक्विड कौन सा यूज कर रहे हैं, वाटर, तो अपथ्रस्ट में डेंसिटी किसकी, वाटर की। ना ये फैक्टर चेंज, ना ये फैक्टर चेंज, ये फैक्टर चेंज। तो यहां से सॉल्व करके स्क्वेयरिंग कर लिया, चलो जैसे भी सॉल्व करके इक्वेशन नंबर 2 आ गई। दूसरा केस भी क्लियर है। तो सिंप्लीफाई करने के लिए 2 से 2 कैंसिल, स्क्वेयरिंग किया, स्क्वेयरिंग करके mg बाई म्यू एक तरफ, बाकी टर्म्स एक तरफ, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इक्वेशन नंबर 3, अब मैंने फिर से इसको किसी लिक्विड में इमर्स कर दिया। जब मैंने इसको लिक्विड में इमर्स किया तो mg में से क्या माइनस करना है, v rho g, लेकिन डेंसिटी किसकी, अब लिक्विड की, और फ्रीक्वेंसी कितनी हो गई, f/3। स्क्वेयरिंग करो, सॉल्व करो, तो फिर से इसी फॉर्म में इक्वेशन नंबर 3। बस अब आपका काम है इसे साइमल्टेनियसली सॉल्व करना। वैसे तो देखा जाए तो आप तो सिर्फ ये इक्वेशन बना के छोड़ दोगे, ये आपकी पहली इक्वेशन है, ये आपकी दूसरी इक्वेशन है, और ये आपकी तीसरी इक्वेशन है। इन्हें साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आपको रेशियो निकालनी है डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। डेंसिटी ऑफ लिक्विड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर को क्या बोलते हैं, रिलेटिव डेंसिटी ऑफ लिक्विड। अब ये करने के लिए थोड़ी सिंप्लीफिकेशन ऐसे की, जो तुमने इक्वेशन बनाई मैंने इन्हें स्क्वेयरिंग कर लिया कुछ इस तरीके से, और फिर मैंने फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को माइनस किया, जानबूझ के mg बाई म्यू में किया ताकि mg बाई म्यू की टर्म इससे क्या हो जाए, कैंसल। तो जब दोनों को माइनस किया, ये माइनस किया, तो ये नई इक्वेशन आ गई 4, ठीक। और फिर उसके बाद 1 और 3 को भी माइनस किया तो इक्वेशन आ गई 5। तो इन दोनों इक्वेशन को जो डिवाइड किया, तो डेंसिटी ऑफ लिक्विड और डेंसिटी ऑफ वाटर को डिवाइड किया, अपने आप सारे फैक्टर कैंसिल होकर आंसर आ गया। मैथ का काम देखो आपका है, मेडिकल में आता नहीं है, लेकिन नॉन मेडिकल वालों को मैंने बता दिया कि इस तरीके से 3 इक्वेशंस कैसे बनेंगी। हाँ बिल्कुल, टाइम पीरियड के फॉर्मूले को इमर्स किया, बिल्कुल ठीक। स्ट्रेच स्ट्रिंग की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी यूज की, ठीक। तो ये इसका एग्जाम्पल है, जैसे ये कर लेते हैं, देखो फिर से, सोनोमीटर वायर अंडर द टेंशन ऑफ 64 न्यूटन। सोनोमीटर वायर की टेंशन गिवन है 64 न्यूटन, वाइब्रेटिंग इन अ फंडामेंटल नोट, ठीक है। सोनोमीटर वायर है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के ऊपर काम कर रहा है, इन अ रेजोनेंस विद अ वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक। तो यानी कि सोनोमीटर वायर की फ्रीक्वेंसी कौन सी है, फंडामेंटल, और रेजोनेंस विद ट्यूनिंग फोक का मतलब क्या है कि ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी बात एक ही है। रेजोनेंस का मतलब विद द सेम फ्रीक्वेंसी, तो विद द सेम फ्रीक्वेंसी है। नेक्स्ट है
वाइब्रेटिंग पोर्शन ऑफ सोनोमीटर वायर हैज अ लेंथ ऑफ 10 सेंटीमीटर एंड मास ऑफ 1 ग्राम। तो ठीक है, मास पर यूनिट लेंथ निकालनी हो तो यहां से मास पर यूनिट लेंथ भी आ सकता है इफ नीडेड। ठीक, नेक्स्ट है द वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फोक इज मूव्ड अवे फ्रॉम वाइब्रेटिंग वायर विद अ कांस्टेंट स्पीड। वो कह रहा है जो ट्यूनिंग फोक है उसको हम दूर लेके जा रहे हैं वायर से विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड एन ऑब्जर्वर स्टैंडिंग नियर सोनोमीटर हियर्स 1 बीट पर सेकेंड। अब बीट भी आ गई क्योंकि जब आप ट्यूनिंग फोक को दूर लेके जाएंगे तो फ्रीक्वेंसी में फर्क आ जाएगा, सोनोमीटर वायर ठीक तरह वाइब्रेट नहीं कर पाएगी। तो अब क्या हुआ, वो कह रहे हैं जी 1 बीट जनरेट हो गई, यानी कि फ्रीक्वेंसी में फर्क आया, तो डिफरेंस ऑफ फ्रीक्वेंसी को ही बीट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। तो कुछ फ्रीक्वेंसी में तो चेंज आया ही है। आगे फाइंड स्पीड विद विच ट्यूनिंग फोक इज मूव। बताओ ट्यूनिंग फोक कितनी स्पीड से हम मूव करवा रहे हैं और वेलोसिटी ऑफ साउंड आपको गिवन है। देखो क्या क्वेश्चन है, सबसे पहले ट्यूनिंग फोक जहां पर पड़ा हुआ था सोनोमीटर के पास पड़ा हुआ था, सोनोमीटर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी और फोक की फ्रीक्वेंसी बराबर थी। ठीक, बराबर थी, समझ में आती है बात। तो इस फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होती क्या है, 1/2L√T/μ होती है। तो आपको इस क्वेश्चन में 1/2L म्यू का मतलब क्या होता है, मास अपॉन लेंथ, क्योंकि क्वेश्चन में सोनोमीटर वायर की मास भी पता है और लेंथ भी पता है। तो मैंने मास बाय लेंथ करके इसको रीअरेंज कर लिया। अब क्वेश्चन में क्या क्या चीज़ें गिवन है, टेंशन आपको पता है, इसमें सोनोमीटर वायर का मास पता है और लेंथ भी पता है। तो आप यहाँ पर मास लेंथ और सब कुछ पुट करके फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। इसका मतलब सोनोमीटर की फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी 400 थी, तो ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी भी शुरू में 400 थी। ट्यूनिंग फोक की फ्रीक्वेंसी 400 थी। दिस इज ऑल्सो द फ्रीक्वेंसी ऑफ ट्यूनिंग फोक। लेकिन उसने क्या कहा, जब हम इसको दूर लेके जा रहे हैं, ट्यूनिंग फोक को दूर लेके जा रहे हैं, तो उससे 1 बीट पर सेकेंड ऑब्जर्व हो गई। ठीक, अब हुआ क्या, अब 1 बीट का फर्क आ गया। देखो दूर लेके जाने से फ्रीक्वेंसी बढ़ नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी घटेगी। जितनी दूर लेके जाओगे फ्रीक्वेंसी घटती जाएगी और अल्टीमेटली सोनोमीटर वायर वाइब्रेट करना बंद कर देगी। तो इसका मतलब दूर लेके जाने से फ्रीक्वेंसी, अगर पहली फ्रीक्वेंसी 400 है तो बीट का डिफरेंस अगर 1 है तो 401 या 399 में से एक आंसर होगा। ट्यूनिंग फोक पास लेके आएंगे ठीक तरह वाइब्रेट करेगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा आएगी, और दूर लेके जाएंगे फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी नई क्या होगी, 399। तो ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है। अब हो क्या रहा है, इसमें जो साउंड जनरेट कर रहा था वो ट्यूनिंग फोक था, जिसको सोर्स बोलते हैं, और सोनोमीटर वायर के पास एक ऑब्जर्वर खड़ा है। वो बोल रहे हैं ना, ऑब्जर्वर कहां पर खड़ा है, नियर दी सोनोमीटर वायर। तो अब डॉपलर इफेक्ट लग गया, क्योंकि सोर्स दूर भाग रहा है ऑब्जर्वर से, और जब सोर्स दूर भागता है तो ये फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, जब पास आता है तो माइनस है, जब दूर जाता है तो प्लस है। अब फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है, 399। एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कितनी थी, 400। स्पीड ऑफ साउंड कितनी है, 300। सोर्स की स्पीड आ गई, ट्यूनिंग फोक की स्पीड निकल गई। सोनोमीटर का क्वेश्चन पूछ लिया, बीट का क्वेश्चन पूछ लिया, और डॉपलर इफेक्ट भी लगा के देख लिया। नहीं आता इतना बड़ा, ठीक ना। नॉन मेडिकल वालों तो आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं मेडिकल की बात कर रहा हूं। ठीक है, पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, source of frequency f is stationary and observer starts moving toward it at t is equal to 0। वो कह रहा है जी source of frequency f है वो स्टेशनरी है, एक एम्बुलेंस है, सोर्स है वो स्टेशनरी है, और साउंड बाहर निकल रही है विद फ्रीक्वेंसी ऑफ f। अब वो कह रहा है ऑब्जर्वर स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स इट एट t is equal to 0। ऑब्जर्वर ने उसकी तरफ आना शुरू कर दिया। तो ऐसे फॉर्मूला कौन सा लगेगा, डॉपलर का नोट देख लेना बुकलेट में से, जब ऑब्जर्वर पास आता है वो फॉर्मूला लगा लेना। विद अ कांस्टेंट स्मॉल एक्सेलरेशन। देखो ये थोड़ी गड़बड़ हो गई, डॉपलर इफेक्ट में हमने कोई क्वेश्चन किया ही नहीं जिसमें एक्सेलरेशन हो। हमारी स्पीड हमेशा कांस्टेंट होती है, सोर्स की भी और ऑब्जर्वर की भी। चेक कर लो, जितना डॉपलर इफेक्ट है वो कांस्टेंट वेलोसिटी पे है। सोर्स मूव करेगा विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, ऑब्जर्वर मूव करेगा विद कांस्टेंट वेलोसिटी। पर ये क्या कह रहा है, ये तो एक्सेलरेट कर रहा है, वेलोसिटी बढ़ाता जा रहा है। तो अब वो ऑब्जर्वर जो है एक्सेलरेशन के साथ मूव कर रहा है, देन द वाइब्रेशन ऑफ ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी f रजिस्टर्ड बाय द ऑब्जर्वर विद टाइम इज बेस्ट रिप्रेजेंटेड एज। वो कह रहा है सोर्स खड़ा हुआ है, ऑब्जर्वर मैं हूं, मैं ऑब्जर्वर एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा हूं, अपनी स्पीड बढ़ाता हुआ जा रहा हूं, तो मेरे को फ्रीक्वेंसी ज्यादा सुनाई देगी। तो प्लॉट करो ग्राफ, अगर मैं एक्सेलरेट करता हुआ जा रहा हूं तो मेरी फ्रीक्वेंसी समय के साथ कैसे चेंज होगी, इनमें से क्या ग्राफ होगा, ये क्वेश्चन है। रूल नंबर 1,
ऑब्जर्वर इनिशियली रेस्ट पे था, उसने बोला, फिर उसने एक्सेलरेट किया, तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी किसी भी इंस्टेंट पे क्या होगी, u प्लस एटी। u तो जीरो होगा ऑब्जर्वर का क्योंकि वो रेस्ट से स्टार्ट हुआ और एक्सेलरेट कर रहा है, तो किसी भी t टाइम पे ये उसकी वेलोसिटी होगी। और सोर्स किस पे पड़ा हुआ है, एट रेस्ट। अब जब ऑब्जर्वर पास जाता है सोर्स के, तो यहाँ पर फॉर्मूला डॉपलर का क्या लगता है, v प्लस यू ओ अपॉन वी। ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, 80। मैथ का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, फिजिक्स खत्म हो गई, तो इसमें v बाई वी 1, 80 डिवाइडेड बाई v, f को मल्टीप्लाई करो, ग्राफ है नई फ्रीक्वेंसी का और टाइम का, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी के साथ कंपेयर करो, तो ये y एक्सिस है, ये आपका टाइम x एक्सिस है, ये इसकी स्लोप है और ये इंटरसेप्ट है। तो एक ही क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन आपने की हुई है, तो बेसिकली ये स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है विद अ पॉजिटिव स्लोप, तो आपका ग्राफ जो है इस तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई देगा। ठीक है यहाँ तक? तो कैसे आंसर मार्क करना समझ में आ रहा है, और स्पेशली जिनके पास मैथ सम को तो दिख ही रहा है इसमें कि कैसे इस क्वेश्चन को मार्क किया जा सकता है स्ट्रेट लाइन इक्वेशन से। जैसे नेक्स्ट है चलो पहले ये कर लेते हैं। देखो जरा, मोटरसाइकिल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट, फिर से डॉपलर में एप्लीकेशन है, रेस्ट से स्टार्ट हुआ एंड एक्सेलरेट अलोंग अ स्ट्रेट पाथ एट 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो मोटरसाइकिल वाला स्टार्ट होता है u इज इक्वल टू 0 और एक्सेलरेट करता है। एट द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ मोटरसाइकिल देयर इज अ स्टेशनरी सायरन। तो मैं मोटरसाइकिल चला रहा हूँ, ये सायरन मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं तो भाग लिया, सायरन वहीं रह गया, मतलब ऑब्जर्वर सुनने वाला दूर भाग रहा है सायरन से। ऑब्जर्वर इज मूविंग अवे फ्रॉम सोर्स हो गया इसमें, सायरन तो मूव नहीं कर रहा, सायरन मेरे पास ही पड़ा हुआ था। देयर इज अ स्टेशनरी सायरन, सायरन तो स्टेशनरी है पर मोटरसाइकिल वाला दूर भाग रहा है, तो ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। हाउ फार हैज द मोटरसाइकिल गॉन, कितनी दूर तक जा चुका है। जब ड्राइवर हेयर द फ्रीक्वेंसी ऑफ सायरन एट 94% ऑफ द वैल्यू, जब मोटरसाइकिल रेस्ट पे था, यानी कि फ्रीक्वेंसी में चेंज आ गया। डॉपलर इफेक्ट क्या कहता है, अगर कोई ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है सायरन से तो फ्रीक्वेंसी गिरेगी, कम हो जाएगी। कितनी कम हो गई, 94% हो गई। तो वो पूछ रहा है कि बताओ इस केस में क्या निकालना है, कितनी दूर मोटरसाइकिल जा चुका है, एस बताओ, डिस्टेंस बताओ। तो ये डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशन है जिसमें ऑब्जर्वर दूर भाग रहा है। जब ऑब्जर्वर पास आता है तो फॉर्मूले में प्लस यूज करते हैं, जब दूर जाता है तो फॉर्मूले में माइनस यूज करते हैं। तो फॉर्मूला आइडेंटिफाई कर लिया, उसे फ्रीक्वेंसी कितने परसेंट सुन रही है, 94% ऑफ ओरिजिनल, न्यू से न्यू कैंसिल। साउंड की स्पीड 330 इसके अंदर लेने को कहा गया, 330 ले ली यहाँ भी और डिनोमिनेटर सेम आएगी 330। ऑब्जर्वर की स्पीड कितनी है, मोटरसाइकिल की स्पीड कितनी है, v0 है। सॉल्व करके v0 आ गया। तो जब उसको फ्रीक्वेंसी 94% सुनाई थी, उस टाइम वेलोसिटी मोटरसाइकिल की 19.8 थी। लगाओ काइनेमेटिक्स, शुरू में मोटरसाइकिल वाला किस पे था, एट रेस्ट था। अब वेलोसिटी कितनी है, 19.8, और एक्सेलरेशन मोटरसाइकिल की 2 गिवन है, सॉल्व करके एस निकाल लेना आंसर। 98 मीटर डिस्टेंस पर ट्रेवल कर लिया। तो आइडिया समझ में आ रहा है। मेन चीज क्या है, कौन सा फॉर्मूला एप्लीकेबल है। ठीक, जैसे ये देखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ नोट, नोट मीन फ्रीक्वेंसी एमिटेड बाय अ सोर्स चेंजेस बाय 10%। वो कह रहे हैं फ्रीक्वेंसी में 10% चेंज आ गया एज इट मूव अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। तो जैसे ही जो सोर्स है वो दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, फ्रीक्वेंसी 10% गिर गई। एज इट मूव टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, तो बताओ परसेंटेज फ्रीक्वेंसी में कितना डिफरेंस आएगा, ये बताओ। दूर जाता है तो गिर गई, पास आएगा तो बढ़ जाएगी, तो फिर पास आने पे कितनी बढ़ी ये बता दो। दूर जाने में तो वो कह रहा है कि कितनी गिरी, 10% गिर गई। पहला केस क्या है, जब सोर्स अवे जा रहा है, दूर जा रहा है ऑब्जर्वर से, फॉर्मूला आइडेंटिफाई करो। दूर जाने में प्लस वी एस यूज करते हैं माइनस की जगह।
तो जब दूर जाएगा सोर्स तो ये फॉर्मूला है। फ्रीक्वेंसी कितनी सुनाई दे रही है 90%, इसका 90% का मतलब 0.9 एफ, एफ से एफ कैंसल, तो यहाँ से सोर्स की स्पीड आ गई साउंड की स्पीड डिवाइडेड बाय 9। जो सोर्स की स्पीड है वो v/9 आ गई, साउंड की स्पीड बाय 9 आ गई। अब केस नंबर 2, जब वो टुवर्ड्स ऑब्जर्वर आएगा तो जहां प्लस यूज किया था वहां पर क्या यूज करेंगे, माइनस, और यहां पे सोर्स की स्पीड पे क्या पुट करेंगे, v/9। सॉल्व करके एफ डैश की वैल्यू आ गई, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू आ गई। तो अब देखो ना, वो कह रहा है कि ये नई फ्रीक्वेंसी है, परसेंटेज चेंज कितना हुआ एक्चुअल फ्रीक्वेंसी में, तो दिस इज चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी डिवाइडेड बाय एक्चुअल फ्रीक्वेंसी, परसेंटेज निकाल के आंसर 12.5%। तो समझ में आ रहा है, पहला केस इसलिए गिवन था क्योंकि आपको सोर्स की स्पीड नहीं गिवन थी, तो सबसे पहले आपने सोर्स की स्पीड निकाली, उस सोर्स की स्पीड को यहां पुट करके आपने नई फ्रीक्वेंसी निकाली और फिर उसका परसेंटेज चेंज निकाला। ठीक है, यहां तक आइडिया समझ में आ रहा है कि कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसमें। जैसे ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, बहुत आता है यार ये कॉम्पिटिशन में। क्वेश्चन देखो,